गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपको बता दूं, अपन क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो अपना ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर है। इससे पहले अपन जितने भी टर्म्स पढ़े थे, चाहे एंथैल्पी थी, चाहे हीट था, चाहे वर्क था, या फिर हीट कैपेसिटी थी, एंथैल्पी के परिवर्तन, जितने भी अपन ने पढ़े हैं वो सब कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत आते हैं। अब अपन यहाँ से शुरू करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन यदि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का नाम यदि आया है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो कमी रह गई होगी फर्स्ट लॉ के अंतर्गत। जो फर्स्ट लॉ था वो क्या चीज़ बता रहा था, क्या नहीं बता रहा था, अपन ने फर्स्ट लॉ की जो डेफिनेशन थी उसमें पढ़ा था, जिसको अपन ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी बोलते थे फर्स्ट लॉ को। तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार अपन ने ये पढ़ा था कि भाई ना तो ही वो एनर्जी है वो लूज, ना तो एनर्जी को अपन क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको लूज कर सकते हैं, ना तो ऊर्जा का क्षय होता है, ना ही उसका बना सकते हैं। यही पढ़ा था अपन ने, ऊर्जा का संरक्षण का नियम था। तो ऐसा क्या था उस रूल्स के अंदर कि अपन को सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी और सेकंड लॉ अपन ने पढ़ा था। देखो, सेकंड लॉ अपन को बहुत चीज़ें बताती है। बहुत सेकंड लॉ के अनुसार अपन एंट्रोपी, अपन गिब्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी जो है तीनों के अनुसार पढ़ेंगे अपन। लेकिन इससे पहले जो अपन को जरूरी है सेकंड लॉ के अंतर्गत जो आता है वो आता है स्पॉन्टेनियस, जिसको अपन बोलते हैं स्वतः प्रवर्तिता या अस्वतः प्रवर्तिता, सेल्फ स्पॉन्टेनियस, या जिसको अपन बोल सकते हैं जो अस्वतः अपन अस्वतः प्रवर्तिता। ठीक है, अपन इन्हीं दो जो वर्ड्स हैं इनके आधार पर देखेंगे भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या बात बोलता है। और इन्हीं स्पॉन्टेनियस, जिसको मैं स्वतः प्रवर्तिता बोलता हूँ, इन्हीं इसी स्पॉन्टेनियस के आधार पर, स्वतः मतलब जो अपने आप होने वाली, इसी आधार पर अपन एंट्रोपी को भी कवर करेंगे। तो पहले मैं बात कर देता हूँ कि भाई इस पहला जो रूल्स था ऊष्मागतिकी का उसमें क्या कमी रह गई थी, और सेकंड लॉ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, क्यों आया है। ठीक है, तो अपन देखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अपने को ये बात करता था भाई हीट अंदर आती है, जो वो होती है फिर वो वर्क में चेंज कर देता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमें निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा या उसके द्वारा या उस पर किए गए कार्य के बारे में बताता है, यानी ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ऊर्जा अंदर आती भी है और जाती भी है, ना तो ऊर्जा का क्षय होता है, ना उसका ह्रास होता है, या फिर उसका ना बना सकते हैं। परंतु यह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में नहीं बता। जो अपने पास फर्स्ट लॉ था वो क्या बताता है कि ये बताता है ऊष्मा आई गई, ठीक है, डेल एच का मान नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, वर्क हुआ, हीट हुआ, जो भी था। लेकिन ऊर्जा का संरक्षण का नियम ये कभी नहीं बताता कि जो आपके पास जो हीट है उसका फ्लो क्या है, उसकी दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है। क्या वो हीट आ रही है, यदि आ रही है तो क्या वो जा भी रही है, कौन से मार्ग से आ रही है, किस प्रकार से आ रही है। तो ये बताना ज़रूरी था कि भाई कि वो जो हीट का जो फ्लो है वो किस प्रकार से होता है। यदि अपन सपोज करें, यदि मैं अपने हाथों को, दोनों हथेलियों को आपस में रब करूं, ऐसे रगड़ूं, तो आप सोचोगे कि यदि मैं लगातार कार्य करूं तो उसमें से हीट निकलेगी। आप मैं लगातार हथेली को रगड़ूं तो उसमें से हीट निकलेगी। तो ये बात तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप क्या ये समझ सकते हो कि मैं बिना कोई कार्य किए ही नीचे से यदि मैं नॉर्मली मोमबत्ती जलाऊं या फिर कोई भी टॉर्च जलाऊं तो क्या मेरे हाथों में जो हीट आ रही थी वो आ जाएगी क्या? वो बिना कार्य किए पहले हीट नहीं आ सकती। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो इसकी बात नहीं बता पाता। वो कहता है कि मेरे जो वर्क है वो हीट में बदल सकता है, मेरा जो कार्य है वो पूरी तरह से हीट में बदल भी सकता है, और पूरी हीट है वो कार्य में बदल सकती है। या फिर मेरे जितने प्रोसेस है वो हो भी सकते हैं, सारे प्रोसेस जितने भी दुनिया में होते हैं नेचुरल प्रोसेस, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों चीज़ बता रहा था ये चीज़। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है कि आप जो कार्य करते हो कार्य के अनुसार ही हीट चेंज होती है, यानी जितना आप कार्य करो उतनी ही हीट मिलेगी, और आप पूरी हीट को कार्य में ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। सारा कार्य हीट में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन सारी उसमें वो हीट कार्य में चेंज नहीं हो पाएगी। और जो उसका फ्लो है वो फ्लो किस प्रकार से हो रहा है, कार्य करने की टेंडेंसी क्या, वो सब बताया जाता है सेकंड लॉ में। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का प्रवाह हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी किसी भी गर्म वस्तु से या फिर गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में हो सकता है। ध्यान आपको कि आपकी जो टेम्परेचर होता है वो हाई टू लो चलता है। तो ऊष्मा का प्रवाह हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होता है, कभी भी कोल्ड टू हॉट बॉडी नहीं होता। ध्यान रखना है बात, यह फर्स्ट लॉ में नहीं बताया जाता। फर्स्ट लॉ कहता है मेरा हॉट से कोल्ड भी चल सकता है और कोल्ड से हॉट भी चल सकता है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम तो यही है। कोई रूल्स फॉलो नहीं है, बस ठीक है जो चल रहा है वो है। यानी आपकी हीट आ भी सकती है और जा भी सकती है, और कभी भी हॉट से कोल्ड भी जा सकती है और कोल्ड से हॉट भी जा सकती है।
क्योंकि कोई भी रूल्स नहीं है इसके लिए। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है कि आपकी जो ऊष्मा का प्रवाह है वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी चलता है। ये फर्स्ट लॉ में बताया जाता है, वो नहीं बता पाता है। तो सेकेंड लॉ यहाँ से आता है, प्राकृतिक रूप से होने वाले रासायनिक और भौतिक प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होते हैं। देखो ये बात फर्स्ट लॉ में नहीं बताई गई थी कि जितने भी प्राकृतिक रूप, जितने भी नेचुरल रूप से जो होने वाले प्रक्रम है अपने पास, चाहे रासायनिक हो चाहे भौतिक हो, कितने भी प्रोसेस है अपने पास जो अपने प्रकृति में देखते हैं, वो स्वतः परिवर्तित होते हैं, अपने आप सेल्फ स्पॉन्टेनियस है, अपने आप चलते रहते हैं। वो सब फर्स्ट लॉ के अंतर्गत नहीं बताया जाता। फर्स्ट लॉ कहता है इससे मेरे को बात ही नहीं है, उसने कुछ बात नहीं की इसके बारे में। लेकिन सेकंड लॉ क्या बोलता है, जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब सेल्फ स्पॉन्टेनियस होते हैं, प्राकृतिक वाले। तो यहाँ से ऊर्जा का प्रवाह चलने लग गया, ऊष्मा का प्रवाह चलने लग गया, और जितने भी प्रोसेस वो सब के सब कैसे अनुत्क्रमणीय है। जितने भी प्राकृतिक प्रोसेस है वो सब कैसे हैं, अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल है। एक बार चले गए तो वापस नहीं आएंगे, अपन क्या कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा तब वापस इरिवर्सिबल हो सकते हैं। मैं उसका भी एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। आप देखो कौन कौन से प्रोसेस में आपको कुछ एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। जैसे जो झरना होता है वहाँ से पानी गिरता है, कौन सा प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रोसेस है भाई, बिल्कुल गिरेगा। ऊपर से पानी गिराएंगे तो नीचे गिरेगा, प्राकृतिक प्रोसेस है। लेकिन कभी पानी जो झरना गिर रहा है, क्या नीचे जो जल गिर चुका क्या ऊपर चढ़ जाएगा, क्या नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन ऊर्जा का संरक्षण नियम में तो ये सब पॉसिबल है। तो यहाँ से एक बात कट हो गई। फिर ये बात बोलता है नमक का पानी में गिरना और निकलना। यदि अब मैं नमक को पानी में घोल दूँ तो घुल जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन क्या मैं वापस ये देख सकता हूँ कि जितना मेरा नमक था वापस पानी से निकल सकता है? नहीं, वो तो घुल चुका, वो पानी से बाहर से नहीं निकल सकता। गैस का फैलना, अब आपको पता है गैस का फैलना एक प्राकृतिक प्रोसेस है। बिल्कुल, गैस को अपन छोड़ेंगे तो वो गैस इस पर एक्सपेंड करेगी, गिरेगी। गैस एक्सपेंड करेगी, ये प्राकृतिक प्रोसेस है। और यदि गैस को एक्सपेंड कर दिया तो ये बिल्कुल ही सिकुड़ेगी नहीं, वापस सिकुड़ेगी। अपन कुछ ना कुछ ऊपर से कार्य करेंगे तब सिकुड़ेगी। नेचुरल प्रोसेस क्या है, नेचुरल प्रोसेस यही है कि गैस का फैलना, वापस सिकुड़ना अलग प्रोसेस है, वो अपने द्वारा किया जाता है। लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस की बात की जा रही है उसमें होता है गैस का फैलना, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी फर्स्ट लॉ में नहीं बताया जाता, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, मेरी गैस सिकुड़ भी सकती है और वापस फैल भी सकती है। देखा होगा आपने इस पिस्टन के अनुसार। समुद्र से वाष्प बनना, जितने भी अपन प्रोसेस देखते हैं नेचुरल प्रोसेस, तो ये भी एक प्रोसेस होता है कि अपन समुद्र, जो अपने पास बड़े बड़े समुद्र होते हैं वहाँ से जितनी भी वाष्प बनती है वो एक प्रकार से प्राकृतिक प्रोसेस होता है। और यही क्या आप सोच सकते हो जो वाष्प बनती है क्या वापस आ सकती है क्या? मैं बारिश की बात नहीं कर रहा, मैं ओनली वाष्प की बात कर रहा हूँ, ओनली वाष्प की। क्या वाष्प जो उठी वापस बैठ सकती है क्या? नहीं बैठ सकती। इसका मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया, अनुत्क्रमणीय प्रोसेस। ये भी फर्स्ट लॉ के अंतर्गत नहीं आता। अब बात करते हैं अपन ऊष्मा से भी कोई मोटर चलाना। यदि बात करते हैं, अपन हीट से मोटर चलाते हैं। अपन यदि आप पानी की मोटर देखते हो, आप नॉर्मली पानी की मोटर से अपन पानी को ऊपर चढ़ा देते हैं, तो ये किसके द्वारा कार्य होता है? ये अपने द्वारा कार्य होता है। तो ये भी फर्स्ट लॉ के अंतर्गत नहीं आ पाता। यानी कि जितने भी प्राकृतिक प्रोसेस होते हैं, जितने भी प्राकृतिक प्रोसेस, वो सब के सब स्पॉन्टेनियस है, स्वतः होते हैं। ये बात फर्स्ट लॉ के अंतर्गत नहीं बताई जाती, सेकंड लॉ इन बातों को बताता है। और ऊष्मा का प्रवाह की दिशा भी आपको डिसाइड करता है। यहीं से तो एंट्रोपी का शुरुआत होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ही क्या, एंट्रोपी का आना। एंट्रोपी का टर्म जो था वो यहीं से उठ के आती है। तो सारे प्राकृतिक प्रोसेस अनुत्क्रमणीय होते हैं, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता, उत्क्रमणीय नहीं होता। ये थोड़ी हो सकता है झरने से पानी गिरा और वापिस ऊपर चला गया, बिल्कुल नहीं है। ये बात फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आती है। लेकिन सेकंड लॉ इन बातों को नकार देता है कि मेरा जो प्रोसेस है वो एक ही साइड में चलेगा, इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। अब जितने भी कार्य थे अपने पास, अपन ने जो पढ़े थे यहाँ पे, जितने भी प्रोसेस पढ़े थे, अब उनकी बात करते हैं। सभी कार्य होते हैं अपने पास, हम सभी कार्यों को ऊष्मा में परिवर्तित कर सकते हैं। अपने पास जो हीट, जो अपने पास कार्य करते हैं, अपन जो भी वर्क करते हैं वो अपन हीट में बदल सकते हो, बिल्कुल आप बदल सकते हो। लेकिन सारी की सारी ऊष्मा को आप हीट में नहीं बदल सकते। आप साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाने के कारण ही आपकी साइकिल चलती है, ऊष्मा उसमें से परिवर्तित होती है। कार्य किसमें हो रही है, ऊष्मा में। लेकिन जितनी आप ऊष्मा है वो कार्य में परिवर्तित नहीं कर पाओगे। आपकी जो भी ऊष्मा बन रही है वो कार्य में थोड़ी परिवर्तित कर सकते हो, नहीं कर सकते आप। तो आप कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन सारी ऊष्मा को आप कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। यही मेरी होती है सेकंड लॉ की डेफिनेशन। एक तो डेफिनेशन होती है ऑल वर्क इज ट्रांसफर टू हीट,
बट ऑल हीट नॉट ट्रांसफर टू वर्क, यानी कि आपकी जो सारा कार्य है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन सारी ऊष्मा कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती। दूसरी डेफिनेशन दी आपके पास, ऊष्मा का प्रवाह हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होता है, यानी कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ होता है, कभी भी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ नहीं होता है। ये मेरी दोनों डेफिनेशन है, एक अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा लिखाई गई थी ऊष्मा गतिकी के सेकंड नियम के लिए। अब अपन कुछ और बात करते हैं ऊष्मा गतिकी के सेकंड रूल के ऊपर। ये सभी नोट्स फर्स्ट लॉ के अंतर्गत नहीं बताए जाते, यही जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोस्मागतिकी आता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम हमें स्वतः और अस्वतः प्रवृत्तिता और कार्य या ऊष्मा की प्रवाह की दिशा के बारे में बताता है। ध्यान रखना, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम हमें स्वतः यानी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रवृत्तिता और कार्य तथा हीट की प्रवाह की जो दिशा होती है, यानी जो फ्लो ऑफ वर्क और फ्लो ऑफ हीट की जो डायरेक्शन है उसके बारे में बताता है अपन को ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। हम पहले ये देख लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस क्या होती है भैया। आपको पहले ये तो जरूरी है कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस ये होते क्या है, तभी अपन पता चलेगा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो बात बता रहा है लगातार, इस बात कर रहा है स्पॉन्टेनियस के ऊपर, वो होता क्या है। स्वतः प्रवृत्तिता एक प्रक्रम है जो अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय, अपने आप होने वाला। स्वतः यानी अपने आप होने वाला प्रक्रम जो कैसा है? अनुत्क्रमणीय। ये किसी बाह्य साधन के द्वारा भी उत्क्रमित किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अपन ने किसी बाह्य कार्य, अपन ने कुछ वर्क किया और वो एकदम अपने आप हो गया, थोड़ा सा वर्क करने के बाद वो ऑटोमेटिकली होने लग जाता है, तो वो भी किस में आता है? स्वतः प्रवर्तिता में। ये वो प्रोसेस भी कैसा होगा? अनुत्क्रमणीय होगा। या कोई ऐसा प्रक्रम हो सकता है जो अपने आप हो भी सकता है, या फिर किसी को प्रारंभ करने से होता है, या फिर किसी सामान्य परिस्थिति में होता है। तीनों ही कंडीशन है, अपने आप भी हो सकता है स्वतः प्रवर्तिता, या फिर मैं उसको एक बार प्रारंभ कर दूं फिर अपने आप होने लग जाए, या फिर कोई सामान्य परिस्थिति यानी को अपने पास कोई कंडीशन दी हुई हो, ऐसी को कंडीशन के इसी कंडीशन में ये स्वतः होगा या फिर अनुत्क्रमणीय हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ पानी का झरने से गिरना, बिल्कुल स्वतः प्रक्रम है। गैस का फैलना, यदि गैस एक्सपेंड कर दी है तो वो भी कैसा है? स्वतः प्रक्रम, अपने आप होती है। वाष्प का बनना, समुद्र से वाष्प का बनना, स्वतः प्रक्रम। अब अपन बात करते हैं अस्वतः की, बात करते हैं अस्वतः क्या क्या है इसके अंदर। यदि आप यदि सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा प्रक्रम है जो एक बार प्रारंभ करने के बाद में फिर स्वतः होता है, तो फिर आप लगातार देखते ही हो कि बहुत सारी जो रिएक्शंस होती है, अपन जो केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस देखते हैं उसमें क्या होता है, अपन कैटलिस्ट का यूज करते हैं। जो कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को एक बार स्टार्ट कर देता है, फिर वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, और ऐसा कोई रिएक्शन जो सामान्य परिस्थिति में होती है, तो अपन देखते हैं कई ऐसे जो गैसेज होती है वो सामान्य परिस्थिति में ही एक्सपेंड कर दी है। ठीक है, तो अपन अब बात करते हैं अस्वतः प्रवर्तिता की। वह प्रक्रम जो स्वतः ना हो, कैसा ना हो, जो अपने आप ना हो या स्वतः घटित ना हो, नहीं हो सकता, वह प्रक्रम कैसा होता है? अस्वतः प्रक्रम होता है। जैसे किसी प्रक्रम को लगातार ऊर्जा प्रवाहित की जाए तो वह अस्वतः प्रक्रम में भी हो सकता है। यदि किसी प्रक्रम को लगातार ऊर्जा प्रवाहित की जाए तो वह अस्वतः प्रक्रम में भी हो सकता है। या किसी प्रारंभिक क्षणों में ही सही तरीके से स्टार्ट करके अस्वतः किया जा सकता है। कोई ऐसा हो जिसको प्रारंभिक क्षण में स्टार्ट कर दिया जाए तो फिर अस्वतः हो सकता है। जैसे बात की जाए नॉन स्पॉन्टेनियस, जो स्वतः लगातार नहीं होता हो। देखो किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक एग्जांपल लिया गया है। रेफ्रिजरेटर में ऊष्मा हमेशा आपको पता है लो टू हाई टेम्परेचर में होती है। पता है आपको, क्योंकि क्या करता है, अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? कम होता है। बाहर का टेम्परेचर कैसा होता है? ज़्यादा होता है। अब नॉर्मली यदि एक बार फ्रिज बंद है, आप स्टार्ट करते हो, अब बिना स्टार्ट किए क्या रेफ्रिजरेटर काम कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। आप क्या करोगे, उसको ऊर्जा दोगे, ऊर्जा देने के बाद ही वो कैसा होगा? लगातार ऊर्जा प्रोसेस करेगा, फिर वो चलता जाएगा। समझ रहे हो? वो है जो स्वतः घटित नहीं हो रहा। मतलब क्या ऐसा प्रोसेस, देखो वापस बता रहा हूँ, अस्वतः होता क्या है? वह प्रोसेस जो अपने आप नहीं होता हो, कहने मतलब है उसको क्या करेगा? अपने द्वारा होता है, या फिर उसको कुछ ऊर्जा दी जाती है, कुछ एनर्जी दी जाती है, हीट दी जाती है, जिसके कारण वो लगातार होता जाता है अपने आप, यानी प्राकृतिक नहीं है ये। इसको या तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, या फिर अपने पास विद्युत ऊर्जा, कुछ ना कुछ इसको ऊर्जा देंगे, जिसके कारण वो प्रोसेस अनुत्क्रमणीय होगा, या फिर उसके बाद वो चलने लग जाता है, लगातार होता जाता है। जैसे बात करते हैं रेफ्रिजरेटर, क्या रेफ्रिजरेटर बंद है तो अपने आप क्या उसके अंदर वो बर्फ जम जाएगा? नहीं। अपन क्या करेंगे, उसमें तार लगाएंगे, प्लग लगाने के बाद फिर उसमें स्विच ऑन करेंगे, फिर क्या होगा? अंदर की जो हीट होगी वो होती है कम, बाहर की होती है ज़्यादा। तो वो क्या करेगा, अपना जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा? कम करने की कोशिश करेगा, और अंदर से हीट क्या करेगा? बाहर निकालेगा।
हीट को लगातार इन्वायरमेंट में देगा, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगी, तभी सिस्टम वाली हीट क्या करेगी, लगातार कम होती जाएगी और सराउंडिंग हीट बढ़ती जाती है। आप देखते हो फ्रिज की पीछे की साइड में लगातार वो गर्म होता जाता है, अंदर की हीट जो हीट होता है इन्वायरमेंट वो तो ठंडा होता जाता है। तो रेफ्रिजरेटर किस पे काम कर रहा है, ऊर्जा पे। पहले कुछ नहीं था, ऐसे होता था, लेकिन जैसे अपने प्लग लगा के स्विच ऑन किया तो अपने आप ही रेफ्रिजरेटर काम करने लग गया। और उसका प्रोसेस कैसे होने लगा, लो टू हाई टेम्परेचर की तरफ, कैसे होने लगा, लो टू हाई। दूसरा एग्जांपल है पानी की मोटर। अब आपने देखा होगा पानी नीचे से तो ऊपर आ सकता है, टंकी है, टंकी से आदमी नल खोला तो बिल्कुल नल से पानी आ रहा है ऊपर से नीचे। लेकिन क्या आपने देखा है स्वतः ऊपर से नीचे पानी कब जाएगा, सॉरी नीचे से ऊपर, यानी आपके जो ग्राउंड स्टेट में है, जो आपके तल में है पानी, वो ऊपर कैसे जा रहा है। आपने देखा है जब आप टंकी में पानी चढ़ाते हो तो आप क्या करते हो, मोटर के द्वारा चढ़ाते हो। तो मोटर क्या होगी, एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल। आपने क्या होती है, इसको विद्युत ऊर्जा दी, आपने बिल्कुल यहाँ पे भी प्लग लगाया, स्विच ऑन किया, तो ये क्या होगा, मोटर ने जितना ही पानी खींचा फिर ऊपर चढ़ा दिया, तो वो भी किस प्रकार से हो गया, अस्वतः था, लेकिन उसको अपन ने क्या कर दिया, ऊर्जा देने के बाद उसको स्वतः बना दिया। ठीक है, अब देखो स्वतः और अस्वतः मैंने आपको बता दिया। स्वतः यानी प्राकृतिक प्रोसेस से होने वाले जितने भी प्रक्रम है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, गैस का फैलना, समुद्र से वाष्प का बनना, नमक का घुलना, चीनी का घुलना, भाई चीनी घुलेगी नमक घुलेगा, ये सब स्वतः है भाई। पत्थरों का गिरना, पहाड़ों से चट्टानें जो टूटती है, सब स्वतः। ज्वालामुखी का फटना, सब स्वतः प्रक्रम होते हैं भैया। लेकिन अस्वतः कौन से, जिनको अपन एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो ये दोनों किसके द्वारा समझाए जाते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्वतः प्रवर्तिता या अस्वतः प्रवर्तिता को समझाने के साथ साथ इनका क्राइटेरिया भी सेकेंड लॉ से होता है। अब ठीक है, आपने ये चीज़ पढ़ ली स्वतः और अस्वतः, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए, कभी मैं स्वतः बोल रहा हूँ, कभी अस्वतः बोल रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। मतलब आपको ये भी फिक्स होना चाहिए कि मैं कब तो स्वतः पढ़ूंगा और कब अस्वतः पढ़ूंगा। मेरा प्रोसेस है, मेरे जितने प्रोसेस होंगे वो कब तो अस्वतः होंगे और कब स्वतः होंगे। तो कुछ क्राइटेरिया भी फिक्स किया जाता है, वो क्राइटेरिया भी सेकेंड लॉ से फिक्स किया जाता है। सेकेंड लॉ में क्या क्या बातें बोलती है, सेकेंड लॉ ये बोलता है कि मेरे पास एंट्रोपी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन और मुक्त ऊर्जा, जिसको अपन बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के द्वारा ही स्वतः प्रवर्तिता के लिए क्राइटेरिया का चुनाव किया जाता है। कि भाई डेल एच में कितना चेंज होगा तो वो किस प्रकार से होगा, डेल एच पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो स्वतः होगा, अस्वतः होगा, डेल एस किस प्रकार से होगा, डेल जी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है, पहले ये देखना है अपन को। तो ये सब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, यहाँ तक पढ़ना, समझना और देखना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, घर बैठे बैठे पढ़ते रहना। ठीक है।